हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मैथ्स 11 में। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है समुच्चय यानी कि सेट। बच्चों, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आपको जो सेकंड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि संबंध एवं फलन, और जो आपका लास्ट चैप्टर है प्रायिकता, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आइए बात करते हैं समुच्चय की। तो समुच्चय क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सेट, यानी कि समुच्चय क्या है। तो समुच्चय की बात करते हैं। समुच्चय होता है आपका समुच्चय यानी कि सेट्स। समुच्चय जैसे ही नाम से स्पष्ट है कि सेट मीन्स होता है वस्तुओं के सुपरिभाषित, बच्चों ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन, सुपरिभाषित संग्रह। तो अब बात आती है यहाँ पे कि सुपरिभाषित क्या है। आप पूछोगे सर ये सुपरिभाषित आपने परिभाषित क्यों नहीं बोला, सुपरिभाषित क्यों बोला? सुपरिभाषित मतलब होता है यानी कि नॉ वेल डिफाइंड मीन्स होता है नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, यानी कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चेंज उसमें नहीं आना चाहिए। अब बात आती है कि सर आप ये क्या बोल रहे हो। मैं समझ सकता हूँ कि आपको उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन एक एग्जांपल के थ्रू आपको ज़रूर क्लियर होगा। मैं बात करता हूँ, जैसे सपोज क्लास 11th में मैं रोल नंबर 1 से, जो रोल नंबर 1 होगा उससे मैं पूछता हूँ कि बेटा आप 4 नदियों के नाम बताइए, 4 नदियों के नाम बताइए, है ना। तो 4 नदियों के नाम क्या हो सकते हैं? उसने बोला ब्यास, यमुना, गंगा, झेलम। ठीक है, ओके। अब मैं रोल नंबर 2 के लिए बोला, मैंने रोल नंबर 2 के लिए कि बेटा आप 4 नदियों के नाम बताइए। तो हो सकता है वो क्या बोले, गंगा, यमुना, चंबल, झेलम। तो यहाँ पे क्या है कि रोल नंबर 1 दोनों का सही है, लेकिन रोल नंबर 1 ने अलग बात की, अलग नदियों के नाम बताए, और रोल नंबर 2 ने अलग। ऐसे ही रोल नंबर 3 को, और अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग बातें हो रही है। तो ये क्या है, एक परिभाषा ठीक है, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे, सुपरिभाषित नहीं कहेंगे। अब बात आती है कि सर फिर सुपरिभाषित क्या चीज़ होगी, यानी कि वेल डिफाइंड क्या चीज़ होगी। तो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे मैं रोल नंबर 1 से कहूँगा फिर कि अंग्रेजी के स्वर का संग्रह। जो अंग्रेजी के स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? तो रोल नंबर 1 कहेगा, ऑफकोर्स आप लोग यही बोलोगे कि AEIOU। और अगर सेकंड रोल नंबर को बोला जाएगा तो वो भी क्या बोलेगा, AEIOU। हाँ, इतना हो सकता है कि ऑर्डर चेंज कर ले, AIOUE बोल सकता है ना। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन आफ्टर ऑल संग्रह तो एक ही रहेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड। यानी कि रोल नंबर 1 के लिए भी वही चीज़ आई, रोल नंबर 2 के लिए भी वही चीज़ आई। तो बात करते हैं बच्चों, जैसे एक एग्जाम्पल और मैं बोल सकता हूँ, एग्जाम्पल 3। अच्छा, आप एक चीज़ बताइएगा कि ये सेट है या नहीं है। जैसे मैं बोलूँगा कि क्लास 11 के यानी कक्षा 11 के बेस्ट स्टूडेंट्स। तो इस बेस्ट स्टूडेंट कौन बोल सकता है? इसकी कोई डेफिनेशन है? नहीं है। हो सकता है कोई गेम में अच्छा हो सकता है कोई स्टडी में अच्छा हो सकता है कोई गेम में अच्छा हो सकता है कोई सिंगिंग में अच्छा हो, है ना। तो अलग अलग है, तो आप बेस्ट नहीं कह सकते किसी को भी। मैं बोलूँगा एग्जाम्पल 4, तो ये भी आपका इसका मतलब वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग आ रही है। भाई कोई स्टडी में अच्छा है, कोई गेम्स, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोई स्टडी में है, कोई सिंगिंग में है, कोई गेम्स में है, कोई किसी में है ना। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 की। जैसे मैं बात करता हूँ कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, है ना, यानी कि पहले शुरुआत के 5 प्राकृतिक संख्याएं। तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अगर मैं दूसरे बच्चों को बोलूँगा, अगर मैंने सपोज ये क्लास में
सोनू को पूछा है ना, तो वो क्या बोलेगा 1 2 3 4 5। और यही बात मैं मोनू से पूछूं कि बेटा बताओ शुरू के 5 नेचुरल नंबर यानी कि शुरू के 5 प्राकृतिक संख्याएं, तो ऑफ कोर्स वो भी क्या बोलेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट। तो ये आपका सेट है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं समुच्चय हम कहेंगे। अब बात आती है कि समुच्चयों के निरूपण की विधियाँ, कि सर समुच्चयों के निरूपण की विधियाँ कैसे होंगी या क्या हो सकती है ना, समुच्चयों के निरूपण की विधियाँ, यानी कि इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स का मतलब होता है कि समुच्चयों का निर्माण क्या होता है, यानी कि जो उनकी निरूपण की विधियाँ कैसे हम उनको निरूपण करते हैं। यहाँ पे 2 विधियाँ आपके पास है क्लास 11th में। पहली विधि है आपके पास सारणीबद्ध रूप, जिसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। दूसरी आती है आपके पास समुच्चय निर्माण रूप, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म। ये तो बेटा आपके पास 2 यहाँ पे जो सेट है यानी जो समुच्चय उसको डिस्क्रिप्शन यानी कि निरूपण करने की विधियाँ, ये आपको ध्यान देना है। अब बात आती है कि सर सारणी विधि का मतलब क्या हुआ। तो सारणी विधि का जो मतलब है उसमें हम कैसे करते हैं, जैसे नाम से पता है कि हम उसको क्या करते हैं सारणी के रूप में उसको लिखते हैं, यानी कि एक लिस्टिंग करते हैं, ठीक है, सारणी बनाते हैं और उनके बीच क्या करते हैं कॉमास लगाते हैं। जैसे पहले का जो एग्जाम्पल है वो है आपके पास जैसे ए इक्वल टू, हमेशा याद रखना कि जो सेट है उसका नोटेशन यानी कि जो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से करते हैं, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और करली ब्रैकेट का इस्तेमाल हम करेंगे। तो ए बराबर जैसे मैं लिखा आपका 1 2 3 4 5, तो ये क्या कहलाएगा आपका सारणी विधि यानी कि रोस्टर फॉर्म। सेकेंड एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म की, यानी समुच्चय। अब इसी चीज़ को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे, ये तो नॉर्मली क्या है सारणी विधि है, ठीक है, यानी रोस्टर फॉर्म है। और इसी को अगर मैं बात करूँ समुच्चय निर्माण विधि में यानी सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप क्या लिखोगे ए इक्वल टू, आप ऐसे लिखोगे से एक्स बिलोंग करता है किसको, ये बिलोंग का साइन है किसको नेचुरल नंबर को, यानी प्राकृतिक संख्या। एक्स क्या है पे प्राकृतिक संख्या को करता है। एंड ये जरूर लिखना है कि एक्स क्या है 5 से क्या है बराबर है या फिर 5 से छोटे हैं, 5 से छोटे ना, 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1, ठीक है, तो आपको ऐसा इसको लिखना है, ठीक है। अब बात आती है बच्चों कि ये आपको पता चला कि समुच्चय के निरूपण की विधियाँ आपको ये मालूम पड़ी। इसी प्रकार हम बात करते हैं समुच्चयों के प्रकार, समुच्चयों के प्रकार। आइए बात करते हैं यानी कि टाइप्स ऑफ सेट्स क्या बात होते हैं ना, कि इनकी क्या है आखिर। टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले आता है आपका रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय के लिए क्या बोलते हैं एम्प्टी सेट। नाम से ही आपको पता चल गया होगा, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। रिक्त समुच्चय मतलब होता है कि जिस समुच्चय के अव्यय के, ठीक है, जिस समुच्चय में एक भी अव्यय ना हो, जिस समुच्चय में एक भी अव्यय ना हो, जिस समुच्चय में एक भी अवयव ना हो तो रिक्त कहलाएगा। अब बात करते हैं सर इसको आप कैसे शो करेंगे ना, तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मैं कहूँगा कि x, ये सेट है कोई, x बिलोंग करता है r को, r मीन्स रियल नंबर, ठीक है, एंड सच दैट किस हिसाब से करता है, ये डबल जो साइन है ये है सच दैट का, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या निकलेगा x इक्वल टू रूट -2, और रूट -2 क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी कि मिश्रित संख्या है, जिसको क्या बोलते हैं हम मिश्रित संख्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके पास एक चैप्टर है 11th क्लास में मिश्रित संख्याओं का, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसका मतलब क्या हो कि x इक्वल टू क्या है -2 आया, यानी कि मिश्रित संख्या है। जबकि मैंने यहाँ पे पहले से कंडीशन क्या कर दी थी, x बिलोंग करेगा r को, यानी कि r रियल नंबर होना चाहिए, जबकि कॉम्प्लेक्स यानी कि मिश्रित सम्मिश्रित बोलेंगे, सॉरी सम्मिश्रित यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, सम्मिश्रित संख्याएं होगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब तो आएगा नहीं इसके अंदर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फाई। और फाई किसका नोटेशन होता है रिक्त समुच्चय। फाई मतलब कुछ भी नहीं है, नल सेट है, ठीक है, एम्प्टी सेट है। बात करते हैं
दूसरा आता आपका एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय यानी कि सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट का मतलब भी आप नाम से देखो, इनको तो खुद ही समझ सकते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। सिंगलटन मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक अवयव विद्यमान हो, जिस सेट में, जिस अवयव में, जिस समुच्चय में केवल एक अवयव हो, यानी कि एक एलिमेंट हो। जैसे 2, इसका एग्जांपल्स हैं 2, 1, कुछ भी लिख सकते हो आप, 5। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको ये आया होगा। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जो समुच्चय के प्रकार हैं, अभी और भी प्रकार हैं, उनका विवरण आपको दूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों।